मुख्यमंत्री फेस चुनाव के बाद एनडीए विधायक दल तय करेंगे, लेकिन हम चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा पिछले कई दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एनडीए के कई नेताओं की ओर से किया गया है। और ये बयान पहले चरण के मतदान से ठीक 3 दिन पहले भी सुना गया, जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी यही बात कही, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल तेजी से उठने लगा कि आखिर बिहार में एनडीए क्या खेल खेल रहा है और आखिर 14 नवंबर के बाद सीएम नीतीश का भविष्य क्या होगा। तो आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में इन सभी सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आजकल एक बेचैनी पसरी हुई है और ये बेचैनी किसी चुनावी नतीजों को लेकर नहीं, बल्कि उस एक व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य को लेकर है जिसने पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता को अपने इर्द गिर्द ही घुमाए रखा है, और वो नाम है नीतीश कुमार, जिसे लेकर सवाल सीधा है लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। और वो सवाल है कि 14 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन का दावा सही साबित होगा कि बीजेपी उन्हें इस्तेमाल करके किनारे लगा देगी, या फिर सुशासन बाबू एक बार फिर तमाम अटकलों को धता बताते हुए बिहार के राजनीतिक पटल पर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। इस सवाल की गूंज केवल बिहार के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार था, लेकिन अब बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी बेदखल कर देगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था, आज खुद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संदेह के घेरे में है। उन्हें वो पद तो नहीं मिला जिसकी चाह में उन्होंने पाला बदला था, लेकिन जिस नए साथी यानी कि बीजेपी के पास वो गए, वहां भी उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी पहली झलक तब मिली जब एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। एनडीए का संकल्प पत्र केवल चुनावी वादों का कथित पुलिंदा नहीं था, बल्कि ये एनडीए के भीतर की खींचतान की एक साफ तस्वीर भी बन गई है। दरअसल घोषणा पत्र के जारी करने का मंच एक बड़ा राजनीतिक कैनवास होता है, जहां पर हर नेता की हैसियत उसकी तस्वीर के आकार और मंच पर उसकी जगह से तय होती है। लेकिन इस संकल्प पत्र के कवर पेज ने एक बड़ा ही राजनीतिक संदेश दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी और प्रमुखता से छापी गई थी, जिसके बाद बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पीछे की पंक्ति में जगह मिली। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे तुरंत भांप लिया, क्योंकि ये केवल तस्वीरों का मामला नहीं था। इसे नीतीश कुमार के ओहदे को घटाने और बिहार में बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। इसके बाद मंच पर जो हुआ उसने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। जब घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार इतनी हड़बड़ी में मंच से चले गए कि घोषणा पत्र को पढ़कर उसके मुख्य बिंदुओं को जनता के सामने रखने का काम खुद मुख्यमंत्री ने नहीं किया, बल्कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला। आरजेडी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत तंज कसते हुए नीतीश कुमार को बीजेपी का कठपुतली करार दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार की संभावित नाराजगी अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी है। यह एक ऐसा मौका था जिसने बिहार की जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या नीतीश कुमार वाकई अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं, या अब वो बीजेपी के एजेंडे पर काम करने को मजबूर हैं। दरअसल एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर एक और बड़ी आलोचना यह भी थी कि इसमें 2014 के अधूरे वादों की झलक थी। इसे कई विश्लेषकों ने मोदी स्टाइल की राजनीति करार दिया, यानी बड़े वादे करो, भावनात्मक अपील करो, लेकिन पुराने हिसाब पर चुप्पी साध लो। ऐसे में सबसे तीखा सवाल यह उठा, बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के वादे पर लोगों ने सवाल किए। बिहार की जनता ने पूछा कि जब एनडीए पिछले 20 सालों से सत्ता में रहा है, जिसमें से अधिकांश समय बीजेपी और जेडीयू साथ रहे हैं, तो अगले 5 सालों में बाढ़ मुक्त करने का वादा क्यों किया गया? क्या 20 सालों में इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सका? ये वादा जनता के बीच संदेह पैदा करने वाला था कि क्या ये केवल चुनावी लॉलीपॉप है या फिर कोई वास्तविक योजना है। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और अति पिछड़ों पर खास ध्यान
ध्यान केंद्रित किया गया। अति पिछड़ों को 1 लाख देने का ऐलान किया गया, लेकिन इस वादे को राहुल गांधी के सामाजिक न्याय और आरक्षण बढ़ाने के भरोसे के आगे कमजोर बताया गया। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में लगातार ये सवाल उठाए कि जब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ेगी और सामाजिक न्याय की ठोस पहल नहीं होगी, तब तक ये 1 लाख का ऐलान अति पिछड़ों के जीवन में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं ला पाएगा। दरअसल रोजगार का मुद्दा बिहार के राजनीति की धुरी रहा है। इस पर एनडीए के बड़े नेताओं के बयानों की कड़ी आलोचना हुई है। एक तरफ अमित शाह ने रोजगार देने के लिए जमीन की कमी की बात कही, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से रील बनाने को रोजगार बताकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला और इसकी तुलना पहले दिए गए पकौड़ा तलने वाले रोजगार के बयानों से की गई। ये आलोचना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि बिहार का युवा वर्ग रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा पलायन करता है। उनके लिए रील बनाना या फिर पकौड़ा तलना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने अपने भाषणों में बिहार के युवाओं से 3 तीखे और सीधे सवाल पूछे, जो सीधे तौर पर एनडीए की सत्ता पर सवालिया निशान लगाते हैं। पहला सवाल कि पलायन क्यों बिहार के युवा आज भी मजदूरी और बेहतर जीवन के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। दूसरा सवाल कि इलाज क्यों होना चाहिए, क्यों बिहार के लोगों को छोटे मोटे इलाज के लिए भी दिल्ली के एम्स या बड़े शहरों में भटकना पड़ता है, क्यों राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। और तीसरा सवाल कि शिक्षा क्यों जरूरी है, क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार पेपर लीक, धांधली और शिक्षकों के साथ धोखे का शिकार है। राहुल गांधी के ये सवाल केवल चुनावी बयानबाजी नहीं थे, ये बिहार के जनमानस की असल पीड़ा थे। एनडीए के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था, जिससे ये साफ हुआ कि उनके चुनावी वादे जमीन की हकीकत से कोसों दूर हैं। बिहार की राजनीति में महिला वोटर्स एक निर्णायक शक्ति हैं। नीतीश कुमार की सफलता में महिलाओं का समर्थन हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। खासकर शराबबंदी और जीविका दीदी जैसे कार्यक्रमों के कारण एनडीए ने इसी वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव चला। उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और मिशन करोड़पति का ऐलान किया। ये एक आकर्षक वादा था, लेकिन ये भी तब आया जब महागठबंधन ने पहले ही महिलाओं को लेकर अपनी योजनाएं घोषित कर दी थी। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने भाई बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और जीविका दीदियों के लिए 3000 रुपए मासिक वेतन का ऐलान पहले ही कर दिया था। ये घोषणा एनडीए के वादों से पहले आई और सीधे तौर पर उस समूह को निशाना बनाया जिसे नीतीश कुमार की पारंपरिक ताकत माना जाता था। इस तरह महिला वोटर्स का समर्थन भी इस बार आसानी से एनडीए की झोली में जाता नहीं दिख रहा था। बता दें कि चुनावों में भावनात्मक मुद्दे हवा का रुख बदल सकते हैं और बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इसी पर टिका रहा है। जहां इस चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान और छठ मैया के नाम पर एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की। ये रणनीति भी सफल नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने बीजेपी के इस बयान को छठ पूजा का नाटक करार दिया, यह आरोप लगाते हुए कि बीजेपी केवल चुनाव के समय ही बिहार की संस्कृति और भावनाओं की बात करती है। इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इस विवाद ने जनता के बीच कोई बड़ा समर्थन पैदा नहीं किया। लोगों ने इसे केवल चुनावी शोरगुल के रूप में देखा और छठ मैया के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश असफल रही। ये सब कुछ इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि बिहार में एनडीए का प्रदर्शन फीका दिखाई दे रहा है। जिस राजनीतिक ऊर्जा और आत्मविश्वास की अपेक्षा एक सत्तारूढ़ गठबंधन से की जाती है, वो इस बार नदारत है। पीएम मोदी जो पिछले 22 सालों से गुजरात और केंद्र में शासन चला रहे हैं, उनका बार बार गरीब, पिछड़े और चाय वाला होने का भावनात्मक हथियार अब उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से वो पहले करता था। कई चुनावों में देखा भी गया। जनता अब केवल भावनात्मक अपील से ऊपर उठकर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे वास्तविक सवालों का जवाब मांग रही है। वहीं संकल्प पत्र जारी करने का फीका तरीका भी सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार को पीछे रखा गया और वो मंच से जल्दी चले गए। उन्होंने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता के अहम सवालों पर एनडीए के नेताओं का मौन और अस्पष्ट वादे, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां चुनावी नतीजों में एनडीए को निराशा हाथ लग सकती है। बिहार का चुनाव इस बार केवल वादों और घोषणा पत्रों का चुनाव नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक सम्मान, विश्वसनीयता और ठोस जवाबदेही का चुनाव है। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाशिए पर धकेलने की कोशिश की और जिस तरह से जनता के सवालों का जवाब देने में एनडीए विफल रहा है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि ये चुनाव एनडीए गठबंधन के लिए आसान नहीं रहने वाला है। आखिर में सवाल वही आकर टिक जाता है कि क्या 14 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक गाड़ी
पटरी पर रहेगी या फिर सच में इंडिया गठबंधन का दावा सही साबित होगा और उन्हें बीजेपी इस्तेमाल करके किनारे लाकर छोड़ देगी। हालांकि ये सब देखने वाली बात होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर विपक्ष जो दावे और वादे कर रहा है वो सच होंगे या फिर बीजेपी और एनडीए सच में सीएम नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके ही उन्हें छोड़ेगी। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।